हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेडक्टिव पर्सनैलिटी टाइप, द कोकेट्स। तो रॉबर्ट ग्रीन यहाँ पर कहते हैं कि सिडक्शन की आर्ट्स में एक अल्टीमेट वेपन है, और वो है किसी के सेटिस्फैक्शन को डिले कर देने की आर्ट। और कोकेट्स इस आर्ट के मास्टर होते हैं। ये बहुत स्मार्ट तरीके से दूसरे आदमी को होप और फ्रस्ट्रेशन देने के गेम को खेलते हैं। ये सामने वाले को एक रिवॉर्ड का प्रॉमिस देकर उसे बेच की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये रिवॉर्ड उनसे मिलने वाले फिजिकल प्लेजर या फिर हैप्पीनेस, फेम या पावर का भी हो सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी रिवॉर्ड का मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी इनसे ऐसे किसी भी रिवॉर्ड को पाने की उम्मीद ही लोगों को इन्हें और भी ज्यादा फॉलो करने पर मजबूर कर देती है। खैर, तो कोकेट्स की एक खास क्वालिटी ये है कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते, और ना ही उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत है। तो कोकेट्स खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और उनका यही नार्सिसिज्म डेविलिशली मतलब खतरनाक तरीके से अट्रैक्टिव होता है। लोग इनको जीतना चाहते हैं, इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर ये सारा कंट्रोल अपने ही हाथों में रखते हैं। तो कोकेट्स के इस खेल की मेन स्ट्रेटेजी होती है कि कभी भी किसी को टोटल सेटिस्फैक्शन मत दो। तो अब इसी पर्सनैलिटी को देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो 1795 के ऑटम सीजन में फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया था, और अब पेरिस में पीस और पार्टीज का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये एंडलेस पार्टीज का फेस्टिवल है। और अब इसी टाइम नेपोलियन सिर्फ 26 इयर्स का था, और उसे इन नॉइजी एल्कोहलिक पार्टीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। खैर, तो उसने अपना वर्थ प्रूव किया था, और उसका नाम इस यंग एज में ही एक बोल्ड और ब्राइट जनरल की तरह हाईलाइटेड हुआ था, जिसने कि फ्रांस के प्रोविंसेस में रिबेलियंस को कुचल देने में मदद की थी। तो ऐसा नहीं था कि अब इसके बाद नेपोलियन आराम की जिंदगी बिताना चाहता था। नहीं, उसकी एम्बिशंस बहुत ऊंची और बाउंडलेस थी, और उसके दिल में अपने गोल्स को पूरा करने की बर्निंग डिजायर थी। खैर, तो अब उसी साल अक्टूबर में एक 33 इयर्स की इनफेमस विडो होस्फीन दे ब्यूहरनेज उसके ऑफिस पहुंची। तो उससे मिलने पर नेपोलियन ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर वो खुद को होस्फीन के अट्रैक्शन में गिरने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। होस्फीन बहुत ही एग्जॉटिक थी। उसकी हर अदा में जैसे एक ठहराव था। वो खामोश बैठकर भी बहुत सेंसुअल लग रही थी। खैर, तो अब नेपोलियन को भी ये पता था कि होस्फीन की रेपुटेशन एक लूज वुमन की है, जबकि वहीं नेपोलियन एक शाई किस्म का आदमी था, और वो यहां वहां घूमने के बजाय शादी करने में यकीन रखता था। लेकिन फिर भी जब होस्फीन ने उसको अपनी एक वीकली इवनिंग पार्टी के लिए इनवाइट किया, तो वो उसके दिए इनविटेशन को मना नहीं कर पाया। है, तो होस्फीन की उस पार्टी में शहर के बेस्ट म्यूजिशियंस और राइटर्स आए हुए थे, और रेवोल्यूशन के बाद बचे हुए कुछ नोबलमैन भी। वैसे होस्फीन खुद भी एक वाइकॉम्टीज, लूजली मतलब हाई सोसाइटी की नोबल थी, और वो खुद भी रेवोल्यूशन के दौरान मरते मरते बची थी। तो ऐसे नोबल एटमॉस्फेयर में नेपोलियन खुद को थोड़ा ऑड फील कर रहा था। खैर, तो अब वहां पार्टीज में आई ज्यादातर सभी लेडीज बहुत डैज़लिंग दिख रही थी, और उनमें से कुछ तो होस्ट मतलब होस्फीन से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। पर फिर भी ना जाने ऐसी क्या बात थी कि वहां पार्टी में आए सभी आदमी होस्फीन के आसपास ही रहना चाहते थे। वो शायद उसकी ग्रेसफुल प्रेजेंस और क्वीनली मैनर से बंधे हुए थे। खैर,
तो होस्फीन तमाम आदमियों से घिरे होने के बावजूद नेपोलियन को अटेंशन पे करने के लिए उन सभी को कई दफा छोड़कर खास नेपोलियन के साथ वक्त गुजारा। और अब होस्फीन की उसे दी हुई इस अटेंशन ने नेपोलियन को उसकी ईगो की सेटिस्फैक्शन से भी कहीं ज्यादा सुकून दिया, और इसी बात ने नेपोलियन को अब होस्फीन का दीवाना भी बना दिया। खैर, तो इसके बाद नेपोलियन ने होस्फीन के घर आना जाना शुरू कर दिया, और इसी दौरान कभी तो वो उसे पूरा टाइम देती और बहुत अच्छे से मिलती, और कभी वो उसको इग्नोर कर देती, जिससे कि नेपोलियन को बहुत गुस्सा आ जाता था। मगर जैसे ही उसे दूसरे दिन एक प्यार और पैशन से भरा हुआ लेटर होस्फीन भेजती, नेपोलियन बगैर ही कुछ वक्त गंवाए सीधा उससे मिलने के लिए पहुंच जाता था। और फिर ऐसे ही मिलते हुए जल्दी ही नेपोलियन अपना ज्यादातर टाइम होस्फीन के साथ ही गुजारने लगा। और इसी दौरान होस्फीन ने नेपोलियन को कभी खुद को दुखी दिखाया, तो कभी आंसू, और कभी अपना गुस्सा। और इन सभी बातों ने नेपोलियन के होस्फीन के साथ अटैचमेंट को और भी गहराई दी। और फिर कुछ ही टाइम के बाद मार्च 1796 में नेपोलियन ने होस्फीन से शादी कर ली। खैर, तो शादी के 2 ही दिनों के बाद नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नॉर्दर्न इटली में एक वॉर के लिए जाना पड़ा, और अब वहीं से उसने होस्फीन के लिए लेटर्स भेजना शुरू कर दिए। वो तुम ही हो जो मेरे ख्यालों में हमेशा छाई रहती हो। मैं तो बस हमेशा यही सोचता रहता हूं। खैर, तो नेपोलियन के जनरल्स अब उसे काम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड देख रहे थे, क्योंकि ऐसे ही लेटर्स लिखने में वो अब घंटों गुजारने लगा था, या फिर वो उस होस्फीन के मिनिएचर को ही देखता रहता था, जो कि वो हमेशा अपने गले में पहने रहता था। और नेपोलियन की इस हालत की वजह थी वो डिस्टेंस जो कि होस्फीन ने नेपोलियन के लेटर्स का ज्यादा जवाब ना देकर क्रिएट कर दी थी। और अब वो उसके लेटर्स का जवाब देती भी थी तो उसमें पैशन की कमी हुआ करती थी। और वैसे ना ही अभी तक वो कभी नेपोलियन को इटली में आकर मिली ही थी। खैर, तो अब नेपोलियन होस्फीन से मिलने की चाह में जल्दी से जल्दी वॉर को खत्म करना चाहता था, और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते उसने कुछ अनयूजुअल कदम उठाए और गलतियां की। पर इन सब के बावजूद उसने होस्फीन को लेटर्स में लिखा, होस्फीन, मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पास आ सकूं। तुमसे मिलने की ख्वाहिश में मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मतलब टाइम के साथ उसके लेटर्स और भी ज्यादा पैशनेट होते जा रहे थे। खैर, तो अब इधर इटली में रहते हुए महीनों बीत रहे थे, और इन्हीं गुजरते महीनों के दौरान नेपोलियन ने कई बार होस्फीन से रिक्वेस्ट की कि वो एक बार तो उससे आकर मिल जाए। पर होस्फीन इटली नहीं आने के लिए पहले तो बहाने बनाती रही, पर काफी लेटर्स के एक्सचेंज हो जाने के बाद अल्टीमेटली वो मान गई और पेरिस से इटली ब्रेसिया के लिए निकल पड़ी। एक्चुअली ब्रेसिया में ही नेपोलियन ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। खैर, तो ब्रेसिया के रास्ते में एनिमी के अटैक की वजह से होस्फीन को मिलान की तरफ डिटूर करना पड़ा। तो जब होस्फीन मिलान की तरफ डिटूर कर रही थी, उस टाइम नेपोलियन ब्रेसिया से थोड़ी ही दूरी पर वॉर में था। और जब वो वहां से वापस आया तो होस्फीन को ब्रेसिया में नहीं देखकर वो गुस्सा हो गया, और इस बात के लिए उसने अपने दुश्मन वुर्मसर को वजह माना, और उसने उसको इसी बात के लिए सजा देने की कसम खाई। खैर, तो जब नेपोलियन होस्फीन से मिला तो वो होस्फीन से इस बात पर नाराज हुआ था कि वो अभी तक उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी, और इसी बात को लेकर वो बहुत जेलस भी फील कर रहा था।
कि उससे बढ़कर ऐसी वो क्या बात थी कि जोसेफीन उस काम को छोड़कर उससे मिलने के लिए नहीं आना चाहती थी। पर उसके इतने गुस्से के बावजूद जब जोसेफीन ने उसकी जरा सी इच्छा पूरी कर दी तो वो स्ट्रॉन्ग जनरल एकदम से पिघल गया और अगले ही दिन वो अपना काम और वॉर को छोड़कर जोसेफीन के साथ कैरिज में एक लॉन्ग राइड के लिए निकल गया। और ऐसा करते हुए उसने अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी और ऑर्डर्स और स्ट्रेटजीज को इम्प्रोवाइज किया गया ताकि वो जोसेफीन के साथ कुछ टाइम बिता सके। और उसके ऐसा करने से उसके जनरल्स उससे बहुत नाराज हुए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। खैर, तो नेपोलियन और जोसेफीन का 15 दिनों का मिलना बहुत ही जल्दी खत्म हो गया और अराउंड 1 साल के इस कैंपेन मतलब वॉर में नेपोलियन अपनी नई ब्राइड के साथ सिर्फ 15 रातें ही गुजार पाया था। खैर, तो वॉर खत्म होने के बाद में नेपोलियन को रूमर के थ्रू एक बात पता चली कि जब नेपोलियन इटली में था तब जोसेफीन का यहां एक लवर भी था। और इस बात को सुनकर नेपोलियन बहुत दुखी हुआ और उसकी फीलिंग्स जोसेफीन के लिए ठंडी पड़ गई और अब उसने खुद भी अपनी एंजलिस मिस्ट्रेस रखना शुरू कर दिया। हालांकि जोसेफीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उसने कभी अपने हस्बैंड को लेकर अपनी पावर के लिए इनसिक्योर्ड फील किया, क्योंकि जोसेफीन का नेपोलियन के सामने कभी आंसू गिरा देना या कभी नाराज हो जाना ही काफी था। एक्चुअली नेपोलियन उम्र भर ही जोसेफीन की अदाओं से बंधा हुआ रहा। खैर, तो 1804 में नेपोलियन ने जोसेफीन को क्राउन एम्प्रेस बना दिया और उसी दौरान उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। तो जोसेफीन पूरी लाइफ क्राउन एम्प्रेस बनी रही और फिर जब नेपोलियन अपनी डेथ बेड पर लेटा हुआ था तब उसके लास्ट वर्ड्स थे, जोसेफीन। तो अब रॉबर्ट ग्रीन आगे बताते हैं कि क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जोसेफीन मरते मरते बची थी, तो अब उसके इस एक्सपीरियंस ने उसे सभी इल्यूजन से दूर करके 2 प्रैक्टिकल गोल्स दे दिए थे। पहला कि अब जिंदगी प्लेजरफुल होनी चाहिए और दूसरा उस आदमी को ढूंढना जो उसे वो सब कुछ प्रोवाइड करा सके। और इसी वजह से उसने नेपोलियन को चुना, क्योंकि नेपोलियन यंग था और एक ब्रिलियंट फ्यूचर उसके आगे था। जोसेफीन को इस बात का सेंस था कि नेपोलियन के उस काम एक्सटीरियर के पीछे वो एक हाईली इमोशनल और अग्रेसिव आदमी है। और इसी बात से जोसेफीन को पता चल गया था कि नेपोलियन को अपने प्यार में दीवाना बनाया जा सकता है। और इसलिए पहले तो जोसेफीन ने उसके मूड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया, फिर उसको अपनी फेमिनिटी और ग्रेस से उस पर अपने चार्म का जादू चलाया, अपने लुक्स और मैनर से उसके दिल में जगह बनाई। और अब जब नेपोलियन जोसेफीन को पाने के लिए बेताब हो गया तो जोसेफीन ने उससे कुछ डिस्टेंस बना लिया, उसे थोड़ा टीज और फ्रस्ट्रेट करने के लिए। और इसी चार्म, टीज और फ्रस्ट्रेशन के गेम को चेज करते करते नेपोलियन ने अपना कंट्रोल जोसेफीन के हाथों में दे दिया। और अब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर जोसेफीन एक बैटल में एनिमी होती तो नेपोलियन ने जरूर ही उसे अपने कदमों में झुका दिया होता, पर एक कोकेट से प्यार के खेल में नेपोलियन ने अपना कंट्रोल खुद पर से ही खो दिया था। और आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक्चुअली जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू कम लगती है बनिस्बत उस चीज के जो हमें मुश्किल से मिलती है, और हम उस चीज को पाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जो कि हमें डिनाई की जाती है, या वो जिसे कि हम पूरी तरह से नहीं पा सकते। तो इसलिए सिलेक्शन में तुम्हें एक
बड़ी पावर मिल जाती है जब तुम किसी को ना कहने की एबिलिटी को डेवलप कर लेते हो, जिससे कि वो खुद ही तुम्हारे पीछे आने लगता है। खैर, तो आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसी को थोड़ा देर तक डिले कर देने से वो आदमी इंटरेस्ट खो देगा, जबकि इसका ऑपोजिट सच होता है। होता ये है कि जैसे ही तुम किसी की विश को तुरंत पूरा करके सेटिस्फाई कर देते हो, तो अब वो आदमी जरा सी भी शिकायत होने पर तुम्हें छोड़ देने की ताकत रखता है। इसलिए याद रखो कि सामने वाले आदमी को हमेशा इस बात का एहसास रहे कि तुम उसे कभी भी छोड़ सकते हो, कि तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी बहुत डिवेस्टेटिंग होती है। और जब तुमने इस इनसिक्योरिटी को अराउज कर दिया है, तो अब फिर से अपना वार्म लव शो करो और उन्हें डिजायर्ड फील कराओ, मतलब कभी हॉट तो कभी कोल्ड इमोशंस। और इस बात को हमेशा याद रखो कि सामने वाले आदमी के गुस्से के झांसे में मत आओ, क्योंकि ऐसा होने पर अब तुम उसे चेज कर रहे होगे। तो यही पियर मैरीवेक्स की कोच है जो रॉबर्ट ग्रीन ने मेंशन की है। कोकेट्स नो हाउ टू प्लीज, नॉट हाउ टू लव, विच इज व्हाई मेन लव देम सो मच। तो अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपकी समझ में नेपोलियन जोसेफिन के अट्रैक्शन के जादू से बाहर आने के लिए क्या कर सकता था। और आप मुझे लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू भी बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो फिर अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।